हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल। दोस्तों, हिस्ट्री के जीएस के कंटेक्स्ट में हम लोग आज के सेशन में अंदर चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आंसर राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी क्योंकि प्रीलिम्स का दौर खत्म हो चुका है और अब मेंस के दौर में आया है, बहुत बच्चों को ये क्वेरी रहती है कि सर हिस्ट्री के अंदर किस तरह से हम लोग आंसर राइटिंग कर पाते हैं, खास करके मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 में जब हमको आंसर राइटिंग करनी होती है तो which topics, which points are to be written upon, how to frame the answer, which analysis or what kind of analysis has to be done around into and many other things जो nuances होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम लोग 4 मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फ्लो क्या होना चाहिए, क्वालिटी है, अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है, हो सके तो एक आध पीवाईक्यू को ही आपके साथ डिस्कस करेंगे और कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पीवाईक्यू के बेसिस के ऊपर से अच्छे आंसर लिखने की प्रैक्टिस की जा सकती है। साथों के साथों हम एक थीम को देखेंगे जो यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती है विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मेंस जीएस पेपर 1। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, है ना, फ्रॉम विच एरिया, फ्रॉम विच टॉपिक, विच फ्रॉम विच थीम द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इनटू, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है हमारे लिए एनालिसिस करने के लिए। मेरा नाम प्रतीक नायक है, मैं पिछले 10 साल से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। जीएस पेपर 1 के अंदर जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री को कैसे एनालाइज किया जा सकता है उसके ऊपर ये सेशंस ले रहे हैं। इंटेंशन ये है कि यूपीएससी के पैटर्न के अंदर अगर आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना हो विद इन द यूपीएससी फॉर्मेट, जैसे यूपीएससी आपने देखा होगा कि इस तरह की मार्किंग के साथ, हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिन के साथ आपको पेपर लिखना होता है, इतने ही फॉर्मेट में विथ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम वो कैसे लिखा जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो फाउंडेशन के लिए तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑप्शनल हो या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो, पबेड हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ्स और पीएसआईआर, कोई भी आप ऑप्शनल के साथ जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एट 32,999। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के द्वारा आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ये कोड को आपको यूज करना है PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल, जहां 32,999 में जीएस और ऑप्शनल पूरा का पूरा मिलेगा। जीएस की खासियत आपको ये मिलती है कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जितनी भी नई बैचेस लॉन्च की जा रही है और प्रीवियस वंस न्यू रिकॉर्डेड आप सब ये देख सकते हो। जैसे 2027 के लिए आगाज बैच है, 27 में हिंदी के लिए बैच है, इंग्लिश की बैच है और बाइलिंगुअल बैच भी है 2028 के लिए न्यू बैच, जिसमें फायदा ये होगा कि अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगी, प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन, फुल कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस। जी हाँ, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, उस तरह से आपकी तैयारी कराई जाएगी, तो आप जरूर से इसका लाभ उठाइए। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव। साथों के साथों अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हो तो आप हमारे क्यूपी प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। क्यूपी प्रोग्राम की खासियत यह है कि इस बार हमने टॉपर्स को भी इंक्लूड किया है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स तो इसमें आपको कवर कराएंगे ही उनके लाइव क्लासेस के द्वारा। इसके सिवाय आपको टॉपर्स की भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि टॉपर्स जो एक लाइव एग्जाम्पल आपके सामने सेट करेंगे कि सर मेरे को आंसर लिखना है पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि टीचर्स एक आपको मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बताने की कोशिश करते हैं। टॉपर्स इस बार हमारे पास यूपीएससी सीएसई के ही है, ऑल इंडिया रैंक 58, 35, 65, 229, इन सब टॉपर्स आपको हेल्प करेंगे। वो भी ऑलमोस्ट आपको टोकन अमाउंट के अंदर अवेलेबल है। इनकी हेल्प सर ठीक है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है, जो ये रैंकर सक्सेस प्रोग्राम के रूप में अनअकैडमी आपको कवर करा रही है। तो अगर आप इस बार की मेंस लिख रहे हो तो जरूर से इस प्रोग्राम के अंदर भी एनरोल कीजिएगा। यह पूरा का पूरा स्केड्यूल है। ये स्केड्यूल के माध्यम से आप हमारे टॉपर्स प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हो और कैसे अच्छे आंसर लिखने हैं, कौन से एग्जाम्पल सेट करने हैं, वो सब कुछ हमारे टॉपर्स आपको हेल्प करेंगे। ये भी आपके क्यूपी प्रोग्राम में इन्वॉल्व है मेंस के कंटेक्स्ट में, तो आप जरूर से इसका लाभ उठाइए। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। कोई भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा। खैर, मुद्दे की बात के ऊपर आ जाता है कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को देख लेते हैं। अब देखिए, मुख्य परीक्षा के अंदर जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को पूछा जाता है। उसमें सिलेबस में एंशिएंट मिडिवल भी है, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, थीम लाइन कुछ और लिखी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। अगर आप सिलेबस को देखोगे तो उसके अंदर यूपीएससी के द्वारा लिखा गया है इंडियन कल्चर,
सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। ये आपका मेंस का सिलेबस है जो यूपीएससी के द्वारा लिखा गया है। अब पहले तो हम लोग डिकोड कर रहे हैं मेंस को, तो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिकोडिंग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी पूछता कैसे है और कैसे इंटरलिंक करना है टॉपिक्स को, एग्जाम्पल्स को सर, ठीक है। अब मुद्दे की बात आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, पूछा क्या गया है, सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब प्राचीन से लेके मध्यकालीन और आधुनिक कार्यकाल तक आते आते जितना भी कला, साहित्य और स्थापत्य का डेवलपमेंट हुआ है, उन सब के रिलेटेड आपको सेलिएंट फीचर्स पूछे हैं। अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखोगे तो क्या आर्ट फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडिंग द परफॉर्मिंग आर्ट्स, art form also includes, we can say, the visual arts. This will also include the theme related to Indian culture, and interestingly this will also include the question related to literature and architecture। मतलब आप देखिए इन तीन को explicitly mention किया है, इसके सिवाय भी क्वेश्चन आएंगे। आर्ट फॉर्म्स के अंदर पेंटिंग भी आ सकता है, स्कल्पचर भी आ सकता है, स्कल्पचर के ऊपर आपको 2-3 दफा क्वेश्चन भी पूछ दिए हैं। और खासियत यह है कि यूपीएससी ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, दिस हाईलाइट्स द फैक्ट अराउंड कि प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक जितना भी कला एवं संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ है, उन सब के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यूपीएससी एंशिएंट से लेके मॉडर्न पीरियड तक कल्चर सेंटर क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें कॉइन्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था न्यूमिस्मेटिक आर्ट के बारे में, एक बार डायनेस्टी सेंट्रिक क्वेश्चन आया था कि पल्लवों का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए आर्ट के अंदर, कल्चर के अंदर, चोलास का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए आर्ट एंड कल्चर के अंदर, गुप्ता डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, पाल डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में, क्योंकि बुद्धिज्म भी एक इंडियन कल्चर का पार्ट है ना, बुद्धिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर अराउंड। तो आपको थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए कि हाउ द इंडियन कल्चर इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी वास्ट एम्बिट, जिसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद डिस्कस कराऊंगा। ये तो जीएस पेपर 1 में कल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी के अंदर से एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया भी आता है। अब जैसे यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखा गया है सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड आर्ट फॉर्म्स, बट अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो यूपीएससी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एरिया से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, है ना। यू वोंट बी एबल टू थिंक कि इवन दिस कैन बी एन एरिया वेयर द क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड। जैसे यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में बताने की कोशिश करिए कि कला एवं संस्कृति का डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसने कैसे इंडियन सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट की। तो ये पूरी की पूरी हम लोग सीरीज के रूप में प्लान करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज का एनालिसिस और प्रैक्टिस करवा पाऊं, सो दैट आपको भी क्लैरिटी ऑफ डाउट रहेगी, मतलब ना रहे सर, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया है। इसके सिवाय यूपीएससी ने एक्सप्लिसिटली सिलेबस को अगर मेंस के डिकोड करने की कोशिश करोगे तो लिखा गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी का मध्य भाग है, 1750s के ऑनवर्ड से हम लोग लिख सकते हैं अंटिल द प्रेजेंट, अंटिल द प्रेजेंट यानी कि आज तक। आज तक का मतलब है कि अभी तो नहीं पूछेगा 2025 के इतिहास को लेके, बट कहने की बात यह है कि 1947 तक का ऑलमोस्ट जो भी हिस्ट्री है वहां से आपको क्वेश्चन आने की शक्यता है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, इसी के अंदर एक और पॉइंट ऐड किया गया है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहने की बात यह है कि यूपीएससी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। 1750s तक का पीरियड यानी कि ब्रिटिश पीरियड, जहां ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के कंटेक्स्ट में सवाल आते हैं, पूछा जाता है कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट कैसे हुआ, भारत में ब्रिटिश कन्क्वेस्ट की इम्पैक्ट कैसे हुई, भारत में ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के कंटेक्स्ट में कैसे सोसाइटी के अंदर बदलाव आया है, ब्रिटिश की सोशियो कल्चरल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां कैसी रही है और उसने भारतीय समाज के ऊपर क्या असर डाला है, ब्रिटिश की आर्थिक नीति कैसे रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी में रेवेन्यू पॉलिसी आ गई हो, ब्रिटिश की कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, रेलवेज की क्या इंप्लीकेशंस रही है भारत के ऊपर और विश्व के ऊपर, इसको इंटरलिंक करके भी पूछा जा सकता है।
यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अगर आप देखोगे तो पर्सनालिटी सेंट्रिक सवाल पूछे है, गांधी, अंबेडकर, गांधी, बोस, गांधी, टागोर, पिछली बार 2 साल पहले गांधी और इवन टागोर के ऊपर भी सवाल आ गया कि गांधी और टागोर के बीच में क्या मतभेद थे विचारधाराओं को लेके, और ये कंट्रीब्यूशन, ये कैसे इंडियन नेशन बिल्डिंग को देखते थे, भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में इनकी क्या टिप्पणी थी। यहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट ये दोनों पोर्शन से मैक्सिमम सवाल आपको पूछा जाएगा। इसके सिवाय आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी सवाल आता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक ही लाइन में यूपीएससी ने सिलेबस को लिखा हुआ है। अभी ये सेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है डिकोड सिलेबस करना। डिकोड करने का मतलब यह है कि हम खाली तोड़ के देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही है। यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, इतना ही लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है और कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। सिलेबस को अगर आप तोड़ोगे तो आपको 2 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डाले गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से। आजादी के बाद कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया और कैसे कंसोलिडेट किया गया। क्या रीऑर्गेनाइजेशन करने का ऑब्जेक्टिव कंसोलिडेशन था? जी हाँ। क्या कंसोलिडेशन करने के लिए रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है? वो भी सही है। इनफैक्ट रीऑर्गेनाइजेशन इज अ डायनामिक प्रैक्टिस, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस आई वुड से। आजादी के बाद से लेके आज तक हम लोग सैकड़ों बार भारत में रीऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो आपको पूछे जाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आए प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन को लेके, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। एक बार सवाल पूछा कि 18 सेंचुरी से यानी कि या मिड 19 सेंचुरी से 1850 से लेके आज तक हम लोग कंटिन्यूसली रीऑर्गेनाइज करते आए हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। आजादी के पहले रीऑर्गेनाइजेशन और आजादी के बाद रीऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ब्रिटिश पॉलिसीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि अंग्रेजों की नीति क्या है, राइट। ओके, तो एक ये पोर्शन है। मेंस के सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तक का पूरा, उसमें एंशिएंट मिडिवल की भी कुछ थीमेटिक हिस्ट्री आ जाती है। दूसरी अगर आप देखोगे तो मेंस के कंटेक्स्ट में आपको सवाल आता है जहां आपको आइडेंटिफाई करना है मेंस के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि मॉडर्न इंडिया और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसके सिवाय मेंस के अंदर ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां यूपीएससी सिलेबस के अंदर लिखता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, redrawal of boundaries, colonization, decolonization, philosophies like communism, capitalism, socialism, their forms and effects on society। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिख दी है उसने। आप अगर सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने पूछा है इवेंट्स फ्रॉम 18th century सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उसके बाद दूसरा पॉइंट सीधा डाल दिया है वर्ल्ड वॉर्स। क्या ये सिलेबस को एज इट इज देखने की आवश्यकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। जब आप हिस्ट्री को GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री कल्चर को डेप्थ के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये क्लैरिटी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी कि भाई देखो 18वीं शताब्दी में तो सैकड़ों इवेंट्स हुए थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक इवेंट था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस के रिवॉल्यूशन हुए थे, 3 बड़े रिवॉल्यूशंस 18th सेंचुरी में हुए। ये 3 रिवॉल्यूशंस की इंपैक्ट 19th सेंचुरी में होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉलोनाइजेशन, जो यहाँ पे सीधे सीधे तौर के ऊपर यहाँ दिया हुआ है, राइट। क्योंकि नेशन बिल्डिंग होना शुरू हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, और ये दोनों की दोनों प्रक्रिया जब बढ़ती है तो उसी के कारण वी विल सी कि वर्ल्ड वॉर्स हुए। वर्ल्ड वॉर्स को, और वो भी वर्ल्ड वॉर को कोई एक इवेंट के रूप में या एक थीम के रूप में हम लोग नहीं देखते। वर्ल्ड वॉर को भी हमें 2 पार्ट या उसको 2 अलग अलग इवेंट के रूप में नहीं देखते। वर्ल्ड वॉर को हमें सिंगुलर इवेंट के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक ऐसी घटना थी जो एक ही इवेंट के आधार के ऊपर निकल के आई थी, जिसमें बीच में एक ब्रेक हो गया था। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको डाला गया है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। मतलब आपको उसके प्रकार और उसकी क्या असर होती है भारतीय समाज के ऊपर, वो भी आपको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन तीनों की तीनों फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में ऑलरेडी सवाल ग्रेट डिप्रेशन से लेके बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आए हैं। तो ये तो आपका सिलेबस था।
अब ये सिलेबस में था तो मैंने बताया एक आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न इंडिया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसका वेटेज क्या रहता है? कैंडिडेट्स को बहुत सारी ये क्वेरी रहती है कि मास्टर आपने डाल तो दिया, आपने बता तो दिया कि दिस इज द सिलेबस फॉर द मेंस अराउंड, क्वेश्चन सिलेबस के पैटर्न के ऊपर से आते हैं, मैं अभी क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस कराऊंगा। नाउ द फंडामेंटल क्वेश्चन कम्स इनटू द पिक्चर कि व्हाट इज द वेटेज। अब देखिए मोटे मोटे तौर के ऊपर आप अगर 2013 का पेपर देखोगे, 2013 से लेके 2024 तक, क्योंकि ये नई पैटर्न के अंदर 11-12 साल हो चुके हैं, ये 12वां साल है, 2025 का भी चार्ट बनेगा। 2013 से लेके 2024 तक अगर आप वेटेज को देखोगे तो हमेशा आपको वेटेज वेरी करता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे वेरी करने का मतलब क्या होता है सर? ओके, तो देयर इज नो फिक्स वेटेज। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज कम हो जाएगा, कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पूछेगा ही नहीं, कभी आपको कल्चर से ज्यादा सवाल पूछ देगा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से कंपैरेटिवली मॉडरेट सवाल पूछता है। नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, वेट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज द टोटल मार्किंग ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो कीप्स ऑन वेरिंग। बहुत बार मैंने देखा है कैंडिडेट्स के साथ ये गलती करते हुए कि वो इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि अमुक विस्तार से क्वेश्चंस नहीं आते, हम छोड़ के चले जाएंगे। आप ये गलती मत करिएगा कि आप छोड़ के जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है, मेंस सेंट्रिक लिखना है, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप देखने की कोशिश करिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया 50 मार्क का पूछा गया। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का आपको पूछा गया समवेयर इन द ईयर 2013, 2013 के अंदर, राइट। यही यूपीएससी ने बीच में कुछ सालों तक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से सीधे सवाल नहीं पूछे हिस्ट्री में, पर अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया पता होगी तो एक टॉपिक आता है रीजनलिज्म करके सर, ठीक है। ये जो रीजनलिज्म करके जो टॉपिक आता है उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यूपीएससी जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से ही सवाल निकालता है, पर उसने एक्सप्लिसिटली नहीं निकाला। अगेन 2021, 22, 23 के अंदर आपको 15 मार्क, 10 मार्क के आसपास का या कभी कभी 20 मार्क का भी सवाल आपको पूछ देगा। तब आपको ये लगेगा कि भाई मैं थोड़ा बहुत पढ़ के गया होता तो ठीक रहता। कहने की बात मेरी ये है कि whenever you prepare for the mains you will not leave out any topics or any areas around, right? क्योंकि you have to be sure at least आप कम से कम रिस्पेक्टेबल एक 15 मार्कर या 20 मार्कर या 10 मार्कर भी क्वेश्चन लिख पाओ, उतनी प्रोबेबिलिटी के अंदर तो आपको जाना ही चाहिए। वही कहानी वर्ल्ड हिस्ट्री की भी है। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। अब जैसे 2024 में 30 मार्क का वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ दिया और 2022-23 में देखोगे तो 15 मार्क के आसपास का है। 22 में तो खैर पूछा ही नहीं है, 21 में 15 मार्क का है, 20 में पूछा ही नहीं है। अब इसी ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते गए होते तो क्या होता भाई साहब? देयर कुड हैव बीन एवरी पॉसिबिलिटी कि आपकी पीपुड़ी बच जाती। आपको समझ में आता कि आपके 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन छूटने का मतलब यह है कि आप मेंस की रेस में जीएस पेपर 1 में जो 100 अबाउ स्कोर करने का सपना लेके गए थे वो तो टूट जाएगा। कहने की बात मेरी ये है कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ये वेटेज के चार्ट के पीछे मत जाना। ये वेटेज से आपको एक अंदाजा लगता है कि मार्क्स कितने फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे कल्चर के रिलेटेड 2013 में 20 मार्क के ही सवाल आए, 2013 में 20 मार्कर का ही सवाल आया, पर यही कल्चर के रिलेटेड आप पिछले 2 पेपर में देखोगे तो 35 से 40 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में देखोगे तो कभी फ्रीडम स्ट्रगल 65 मार्क की वेटेज रखता था। ये फ्रीडम स्ट्रगल में पिछली बार 25 से लेके मोटे मोटे तौर के ऊपर 10 मार्कर का ही क्वेश्चन पूछा गया। इंटरेस्टिंगली कभी कभी थीम रिपीट होती है, कभी कभी रिपीट भी नहीं होते। इतनी वैरायटी ऑफ थीम से सवाल आपको पूछा जाता है। कहने की बात मेरी ये है कि जब जब आप मेंस के कंटेक्स्ट में तैयारी करोगे, ये सिलेबस को आप ध्यान में रखोगे। इसमें से एक्सप्लिसिट सवाल भी आते हैं, इम्प्लिसिट सवाल भी आते हैं, इन दोनों का मिक्सचर होता रहता है, आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब मैं आपको खाली एक थीम बताने की कोशिश कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, जहां आपको यहां पे डाला गया है इंडियन कल्चर, salient aspect of art forms, literature, architecture from ancient to modern times, ओके। ये आपका पहला टॉपिक है मेंस के कंटेक्स्ट में, जहां से आपने यूपीएससी ने डाला और वहां से क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी किस पैटर्न के अंदर सवाल पूछ रहा है। जैसे यहां आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में और आर्ट फॉर्म्स के कंटेक्स्ट में देखोगे तो यूपीएससी ने
पिछले 2-3 सालों से अलग अलग पैटर्न में से सवाल निकाले। जैसे एक बार सवाल पूछा कि बुल और लायन का इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, माइथोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार सवाल आपको गांधार कल्चर से पूछ दिया गया, यानी कि गांधार आर्ट एंड कल्चर की फीचर्स के बारे में बता दीजिए, गांधार आर्किटेक्चर के बारे में, और गांधार में क्या इंडियन इन्फ्लुएंस है, क्या ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस है, क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर से भी सवाल आपको पैटर्न के रूप में पूछे गए हैं। तो दिस इज अ थीमेटिक एरिया। इस बार वो गांधार के ऊपर पूछ रहा है स्कल्पचर में, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी वो नेक्स्ट टाइम मथुरा के ऊपर पूछते, उसके बाद अमरावती के ऊपर पूछते। स्कल्पचर कैसे सोशल लाइफ को डिपिक्ट करता है, ऑलरेडी एक बार सवाल पूछ दिया गया था। सो देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज ऑलरेडी आस्क्ड अराउंड। चोला स्कल्पचर के ऊपर से आए हैं, गुप्ता कॉइन्स के ऊपर से सवाल आए हैं कि गुप्ता कॉइन्स जिसको हम लोग न्यूमिस्मेटिक आर्ट के रूप में कहते हैं, ये न्यूमिस्मेटिक आर्ट के कंटेक्स्ट में जब जब हम लोग आर्ट की स्टडी करते हैं तो गुप्ता पीरियड में अमुक हद के बाद वो न्यूमिस्मेटिक आर्ट की क्वालिटी क्यों डाउनफॉल हो रही है। ये सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी, व्हाई द न्यूमिस्मेटिक एक्सीलेंसी दैट वी सी इन द गुप्ता पीरियड इज गेटिंग डिग्रेडेड। इस व्यू को कैसे जस्टिफाई करोगे, इस दृष्टिकोण को इतिहास में कैसे जस्टिफाई करोगे, वैसा सवाल पूछ दिया। स्तूप आर्ट के ऊपर आपको सवाल आया है कि स्तूप आर्ट खाली स्तूप के रूप में नहीं है, उसके पीछे बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट आइडियल्स है, उसमें फोक मोटिव को भी डिपिक्ट किया जाता है। रॉक कट आर्किटेक्चर में से 2-3 दफा सवाल आ चुके हैं, 2 to 3 टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड द रॉक कट आर्किटेक्चर कि जो शैलाकृत स्थापत्य है उसकी क्या प्रासंगिकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर एंड हाउ द रॉक कट आर्किटेक्चर प्रिसाइसली गिव्स द डिटेल्स अबाउट हिस्ट्री। रॉक कट आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में आपको मिसोलिथिक पीरियड से उसके पेंटिंग्स में से भी सवाल आए हैं। तो कहने की बात मेरी ये है कि जब जब आप आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को देखोगे तो वहां से यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछे। जैसे इस बार आप देखने की कोशिश करिए, पिछले 2 बार से मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं। एक सवाल आया था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन बुल इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए 3 शब्द यूपीएससी के द्वारा डाले गए हैं, 3 keywords have been used. You have to give 2 examples. One is of lion and second one of is bull. और ये क्वेश्चन मैं कहता हूं कि ये थीमेटिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायनेस्टी सेंट्रिक नहीं है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के अंदर 2 प्रकार से सवाल पूछते हैं। एक पूछता है सीधा सीधा डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चोलास इन द इंडियन कल्चर, और व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चोलास, है ना। अभी आपको दिखाता हूँ, आपको जो डायनेस्टी सेंट्रिक क्वेश्चंस आएंगे उसके कंटेक्स्ट में ये वाला ही 2024 के अंदर पूछ दिया गया था। पर अभी जो क्वेश्चन दिखा रहा हो उसमें आपको एग्जांपल्स कटिंग अक्रॉस द टाइम पीरियड लिखने पड़ेंगे। जब आपको कटिंग अक्रॉस, क्योंकि क्या पूछा गया है, लायन और बुल के फिगर्स के बारे में बताइए कि उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और 3 जगह पे आपको बताना है। यू हैव टू गिव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। वन इज इन माइथोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ, कल्चर्स, ट्रेडिशंस के अंदर आपके। सेकेंड वन इज इन द आर्ट, आर्ट माइट इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट, आर्ट माइट इंक्लूड द पेंटिंग्स, आर्ट माइट इंक्लूड द स्कल्पचर, एंड द थर्ड वन इज आर्किटेक्चर, स्थापत्य। देखिए 3 जगह के ऊपर आपको एग्जांपल्स कोट करना है। ये एक थीमेटिक सवाल है जिसमें आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स को कोट करना पड़ेगा, और आप कहोगे कि सर ये वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स अभी इमीडिएटली कैसे याद रहेंगे, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा मैक्रो पिक्चर क्लियर होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए क्रोनोलॉजिकली कैसे कि हड़प्पीय सभ्यता में कहीं पे लायन और बुल का जिक्र किया गया है आर्ट फॉर्म के रूप में। हाँ, आर्ट के रूप में अगर आप बुल को देखोगे तो आपको सील्स में मिलते हैं। हाँ, ये सील्स के अंदर जो बुल की इमेजेस मिलती है, ये बुल को जेबू के रूप में कहते हैं। हाँ, क्या उसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस हुआ करती थी? हाँ, तो देखो वो माइथोलॉजी में आ गया, यहाँ पे आर्ट के अंदर एग्जाम्पल आ गया। आर्किटेक्चर में देखने की कोशिश करोगे, स्कल्पचर आर्ट के अंदर, आर्किटेक्चर में क्या लायन को आपको अशोका के पिलर्स के अंदर मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ,
क्या बुल की इमेजेस आपको अशोक के पिलर्स के अंदर मिलती है, रामपूर्व के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। तो कहने की बात मेरी ये है कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ थीम के साथ लिखने पड़ेंगे, और ये वैरायटी ऑफ थीम के साथ आप जब तक क्रोनोलॉजिकली क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उसकी आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। कहने की बात मेरी ये है, आपको क्रोनोलॉजिकली लिखना पड़ेगा, ट्रेस आउट करके लिखना पड़ेगा, थीमेटिकली लिखना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स को कोट करके लिखना पड़ेगा, और उन सब के मिक्सचर्स के बाद ही आपकी आंसर राइटिंग उभर के आएगी। वैसा ही एक और सवाल आपको पूछा गया, मैं आपको क्यों बता रहा हूं थीमेटिक क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कोई एक डायनेस्टी सेंट्रिक लिखना बहुत कठिन हो जाता है। जीएस के अंदर भी दो प्रकार के सवाल आते हैं, एक जनरलाइज नेचर के, मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, और एक आते हैं डायनेस्टी सेंट्रिक, जहां एक आपको स्पेसिफिक व्यू पॉइंट लेके डायनेस्टी सेंट्रिक लिखना है। कैसे लिखना है उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, इसको पूरी सीरीज के रूप में लेके आएंगे। जैसे यहां पे डाल दिया गया, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडिवल इंडियन टेंपल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ द डेज, है ना? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मध्यकालीन युग के मंदिरों के जो स्थापत्य, खास करके मूर्ति कला है, उस दौर की सामाजिक जीवन को दर्शाती है, सामाजिक जीवन को प्रतिबिंबित करती है, राइट? अब उसके ऊपर भी एक डिबेट है कि जो स्कल्पचर्स मिले हैं, स्कल्पचर्स आपको वैरायटी के अंदर मिले हैं, कभी लकड़े के मिले हैं, कभी मेटल के मिले हैं, कभी स्टोन के स्कल्पचर्स मिले हैं, मंदिरों के अंदर मिले हुए मोबाइल स्कल्पचर्स मिले हैं, भक्ति मूवमेंट के दौर में स्कल्पचर्स के डिजाइन अलग है, और वो उस दौर की सामाजिक जीवन को कैसे दर्शाती है। तो ये कोई एक डायनेस्टी सेंट्रिक तो नहीं लिखनी है, मल्टीपल डायनेस्टीज में मल्टीपल स्कल्पचर्स बने। वैसे ही आप देखोगे गांधार आर्ट के ऊपर से एक्सप्लिसिटली आपको सवाल पूछ दिया गया कि हाईलाइट द सेंट्रलेशन एंड द ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन द गांधार आर्ट, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? वो क्या दर्शाता है कि मध्य एशियाई फीचर्स को लिखना है। अब मध्य एशियाई फीचर्स क्यों आए थे गांधार आर्ट में? हाईलाइट तो आप कर दोगे कि भाई देखो बुद्ध ऐसे दिखते थे, बुद्ध को कर्ली हेयर के साथ दिखाया गया था, बुद्ध को एक मैचो मस्कुलाइन फिगर के रूप में दिखाया गया था, बुद्ध को जो उनकी ड्रेपरी है उसमें कहीं ना कहीं ग्रीक गॉड के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। ये तो आपका एक पार्ट हो गया आंसर का, पर आपसे एक एक्सपेक्टेड ये भी है कि हाउ द फॉरेन इन्फ्लुएंस कम्स इनटू द पिक्चर। उसके लिए आपको इंटरलिंकेजेस एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, और आपको इंटरलिंकेजेस जब एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो विदेशी प्रभाव आया है, ये विदेशी प्रभाव व्यापार के कारण आया। ये विदेशी प्रभाव क्यों? क्योंकि ये जो गांधार में बनाने वाले शिल्पकार थे, द स्कल्प्टर्स हु वर लिविंग इन द गांधार रीजन, they were very much belonging to the foreign lands, and because they had not seen who Buddha looked like, so they tried to create Buddha on their own impressions, है ना? गांधार में उन्होंने बुद्ध को अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश की जैसे वो सोचते थे। तो एक तो ये पार्ट है, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में बहुत सारे सवाल हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे ही सिलेबस के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करिए, यूपीएससी ने एक कीवर्ड डाला हुआ है आपके सिलेबस में, अगर आप यहाँ पे देखोगे आर्ट फॉर्म्स के बाद दूसरा डाला हुआ है लिटरेचर। आपको बताना है टाइप्स ऑफ लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर, सूफी लिटरेचर। देयर आर वैरायटी ऑफ एरियाज। ये जितने भी वैरायटी ऑफ एरियाज है, जो भी थीम आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन वहां से बनता है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा के अंदर इन द मेंस एग्जामिनेशन द क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड एज ऑफ नाउ फ्रॉम दिस 3 एरियाज एक्सप्लिसिटली। संगम लिटरेचर से सवाल आ चुका है, फारसी लिटरेचर से सवाल आ चुका है, भक्ति लिटरेचर से सवाल आ चुका है। इनफैक्ट ये लिटरेचर में जो फॉरेन ऑथर्स है, इनकी क्या लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, वो भी आपको पूछा हुआ है। सो देयर इज ऑलरेडी अ क्वेश्चन अबाउट द पर्शियन and the Arabs and the Chinese travelers coming to India and how they contributed in the reconstruction of history.
भारत में आए हुए जितने भी अरब और चीनी वृतांतकार है, ट्रैवलर्स है, वो कैसे इतिहास लेखन में हमें मदद करते हैं, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। लिटरेचर का मतलब ये होता है कि हाउ लिटरेचर हेल्प अस इन द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो मुद्दा आप यहां पे आके अटक जाएगा, द क्वेश्चन विल बी ओवर हियर, कि जब आपको ऑलरेडी लिटरेचर से 3 सवाल 4 सवाल ऐसे ऐसे उसने एक्सप्लिसिटली पूछे हुए हैं, पूछा गया इवेल्यूएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर के ऊपर पूछ दिया गया कि हाउ द पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, इसमें आपको कमेंट करना है। कीवर्ड्स भी पूछता है, आपको पूछता है कि दो वेरी नॉट यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमर्शियल और पॉलिटिकल व्यू, हाउ संगम लिटरेचर हेल्प अस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर के कंटेक्स्ट में। तो आपको जब लिटरेचर के अंदर लिखना पड़ेगा तो फैक्ट्स लिखनी पड़ेगी। अभी मैं आता हूं, एक क्वेश्चन आपको डायनेस्टी सेंट्रिक पूछता है। डायनेस्टी सेंट्रिक क्वेश्चन में ज्यादातर उसने सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर ज्यादा पूछा है, मूलतः से कल्चरल लाइफ के ऊपर ज्यादा पूछा हुआ है, और उसकी कंपैरिजन पूछी गई है। जैसे पाल डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए बुद्धिज्म के अंदर क्या था, पल्लवों का कंट्रीब्यूशन लास्ट टाइम पूछ दिया, वैदिक एज के ऊपर 2 दफा सवाल पूछ दिया, इंडस सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन पूछा गया इन द वाटर या ओवरऑल अर्बनाइजेशन, भारत में नगरीकरण के चक्कर में, नगरीकरण के बैकग्राउंड में कैसे इंडस के प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है सिटीज, वो हमको हेल्प करती है। वैदिक एज के कंटेक्स्ट में सवाल आया 2 दफा कि वैदिक रिलीजन और वैदिक सोशल लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द दिल्ली सल्तनत एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द सोशल लाइफ, और कृष्णदेवराय मिडिवल इंडिया से आए हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस के पैटर्न को देखोगे वन मोर टाइम, तो 2 दफा कंटिन्यूअसली उसने यहां से सवाल पूछा। एक सवाल 2024 के अंदर पूछा गया, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेद टू द लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद दूसरा सवाल क्या पूछा 2024 के अंदर, 23 के अंदर, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक दैट सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। अब ये जो स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी है वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के कंटेक्स्ट में, ये ऑलरेडी एक बार पहले भी आया था। आपको पूछा गया था 2013 की मुख्य परीक्षा के अंदर कि ग्रीस, इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ये 3 बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी जो पतन हो गई, पर भारत के अंदर आज भी एक ऐसी सभ्यता जीवित है जो तब से लेके आज तक विदाउट एनी ब्रेकडाउन उसी परंपरा को जीवित होती हुई या जीवित रखती हुई आ रही है। इसके पीछे ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो ऐसे भी सवाल आए हुए हैं, आपको कीवर्ड सेंट्रिक सवाल आए हुए हैं। आपको पूछा जाता है अंडरलाइन द चेंजेस इन द वैदिक फील्ड एंड सोसाइटी फ्रॉम ऋग्वेदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड, क्या बदलाव हुए हैं वो बताइए ऋग्वेद से लेके लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक से लेके लेटर वैदिक के अंदर। इसके सिवाय आपको पूछा गया चोलास के कंटेक्स्ट में, मैंने बताया डायनेस्टी के ऊपर 2024 में ही आया, चोला और पल्लवों के कंटेक्स्ट में 2 बार आया। आपको चोलास के ऊपर पूछा गया कि दो द चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये आया था 2013 में भी, चोला के ऊपर से सवाल आ गया था कि चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स द हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। मतलब चोलास का टेंपल के ऊपर लिखिए, यहां सब कुछ लिखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में उनका अचीवमेंट क्या है। यहां पूछ दिया गया डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड इन द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। मतलब आप देखिए कि यूपीएससी क्वेश्चंस की पैटर्न को, थीम को रिपीट करता है, एज इट इज वर्बेटिमली तो नहीं पूछता है, पर थीम को रिपीट करता है। पाल डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए बुद्धिज्म को लेके, सीधा सीधा सवाल। पल्लवों के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ऑन द पल्लवास। नेक्स्ट टाइम मेरी गट फीलिंग कह रही है कोई और डायनेस्टी पूछ देगा, सतवाहनाओं को पूछ देगा कि रॉक कट आर्किटेक्चर में सतवाहनाओं का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। मुगलों के कंट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली सल्तनत में साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर से कि किस किस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए सल्तनत के अंदर, what kind of technological changes were introduced in the Sultanate period, and in the Sultanate period if the technological changes were introduced how it is affecting the social life, सामाजिक जीवन को कैसे असर करता है ना, एक ये पार्ट आपको पूछा गया था।
तो आपको आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपको पूछेगा मुगलों के समय पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है, उससे क्या सामाजिक जीवन में बदलाव आया। कृष्णदेव राय के ऊपर स्पेसिफिकली सवाल आया विजयनगर डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में कि ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट पैट्रॉन और ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट स्कॉलर हिमसेल्फ बट ऑल्सो पैट्रॉन ऑफ वी कैन से स्कॉलर्स। उनके कोर्ट में भी बहुत लोग पैट्रोनोज उन्होंने दी थी। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आप कैसे लिखोगे? कहने की बात मेरी ये है कि जब जब आपको मेंस जीएस पेपर 1 में ये जो हिस्ट्री और कल्चर के कंटेक्स्ट में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर में 2 प्रकार के सवाल आते हैं। एक सवाल जनरल होता है, जेनरिक इन नेचर होता है, पर उसमें बहुत एग्जाम्पल्स आपको कोट करने पड़ेंगे। एक सवाल ऐसा होगा, एक सवाल जेनरिक नहीं होगा, फिर से कह रहा हूं, एक सवाल ऐसा होगा जो एक स्पेसिफिक डायनेस्टी सेंट्रिक होगा जिसमें आपको डेप्थ में भी जाना है। मेंस के अंदर आपको वर्टिकल यानी कि डेप्थ में भी जाना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल भी आपको अपनी जो तैयारी है उसको एक्सपांड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जब जेनरिक सेंस में होगा, आपको जब डायनेस्टी सेंट्रिक नहीं पूछा जा रहा है कि चोलास के बारे में बता दीजिए, पल्लवों के बारे में बता दीजिए, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि ओवरऑल थीम पिक्चर को आप क्लियर करके लिखिए। पर अगर यूपीएससी एक स्पेसिफिक डायनेस्टी सेंट्रिक पूछ रहा है, पर्सनालिटी सेंट्रिक पूछ रहा है, तो उसके अंदर डेप्थ सेंट्रिक आपको जाना पड़ेगा, एकदम डीप जाके लिखना पड़ेगा। जब तक आप इस प्रकार के थीम को समझ नहीं पाओगे विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको मेंस के अंदर समझना क्या है, पढ़ना क्या है, उसकी क्लैरिटी नहीं होगी। तो पहला मुद्दा आपको समझ में आ गया है विथ रिस्पेक्ट टू द मेंस कि भाई करना क्या है। अब मुद्दे की बात के ऊपर आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो लिटरेचर का टॉपिक है, ये लिटरेचर के टॉपिक में से ऑलरेडी यूपीएससी ने एक सवाल आपको भक्ति लिटरेचर के ऊपर पूछा हुआ है। ये भक्ति लिटरेचर के ऊपर आपको सवाल बड़ा इंटरेस्टिंगली पूछा गया था और यूपीएससी ने 2021 की मुख्य परीक्षा में पूछा था, इवेल्यूएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। अगर आप इस गोलू की जगह मुख्य परीक्षा में बैठे होंगे एक नए विद्यार्थी के रूप में, या अभी जस्ट यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर लिखने की जो टिप है मैं आपके लिए अभी देने की कोशिश करूंगा। एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जब इस तरह का सवाल आता है, या आप अगर नए विद्यार्थी के रूप में इसकी तैयारी कर रहे हो, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यू टेक अ ब्लैंक पेज जो यूपीएससी फॉर्मेट में हो, नहीं हो तो एक मार्जिन वाला ऐसा पेज बना दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर सीधा लिखिएगा, पर इस फॉर्मेट में लिखेगा। ये सवाल 10 मार्कर का आया था, पर हम इसकी डिस्कशन थोड़ी लेंदी करेंगे क्योंकि इंटेंशन ये है कि आपको ब्रेनस्टॉर्म कराया जाए कि कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया जा सकता है और कैसे एक अच्छे आंसर को लिखा जा सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सामान्यतः जो भी कैंडिडेट पहली बार जब क्वेश्चन आंसर लिखने की शुरुआत करता है तो उसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं है, और ये एक जनरल टिप है आप सबके लिए जो मैं ये क्वेश्चन की पैटर्न की डिस्कशन से पहले आपके साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली टिप ये है कि आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन का जो आंसर है उसका स्ट्रक्चर और फ्लो दिमाग में सेट कर देना है, हो सके तो रफ पेपर में भी कर सकते हो। इंक्लूड करने की कोशिश करिएगा फैक्ट्स को, क्योंकि भक्ति लिटरेचर है और उसने कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर पूछा है, तो भारतीय कल्चर के बहुत डायमेंशंस आपको मिल सकते हैं। आशा रखता हूं कि आप अपनी भाषा के ऊपर प्रभुत्व रखेंगे, यू विल हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज। सिंपल रखो पर एग्जामिनर को कन्विंस हो पाए वैसे लिखो। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसा ना हो कि यू बीट अराउंड द बुश, आप गोल गोल घुमाओ, उसकी पर्सपेक्टिव ना हो। अब कोई भी आंसर जब लिखा जाता है दोस्तों, तो उसको सामान्यतः हम 3 पार्ट के अंदर तोड़ते हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है और एक कंक्लूजन पार्ट होता है। पहली बार जब एक बच्चा, गोलू बच्चा जब आंसर लिखना शुरू करता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। चैलेंज ये होती है कि किन वस्तुओं को इंक्लूड करना और किसको नहीं करना।
है ना. इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एनी कैंडिडेट अराउंड व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड. जैसे ये सवाल के अंदर मुझे पूछा जाएगा कि भाई अगर आप पहली बार लिख रहे होगे विथ मिनिमम नॉलेज अराउंड, आप इसको कैसे डील करते. तो पहले तो मैं अपने दिमाग को ब्रेनस्टॉर्म करता, यहाँ क्वेश्चन की पैटर्न को समझता. क्वेश्चन की पैटर्न में एक शब्द डाला गया है इवेल्युएट, यानी कि मुझे मूल्यांकन करना है भक्ति साहित्य की इम्पैक्ट क्या हुई है इंडियन कल्चर के ऊपर. अब ये इवेल्युएशन मुझे एग्जाम्पल सेंट्रिक करना पड़ेगा. मुझे भक्ति लिटरेचर का नेचर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पूछा है डिमांड में नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर. दूसरा कीवर्ड इसके अंदर कंट्रीब्यूशन डाला गया है. तो पहला ही जब आंसर लिखना शुरू करोगे तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ के उसको तोड़ दोगे. इवेल्युएट, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड कंट्रीब्यूशन, ये तीन आपके पहले कीवर्ड्स हो गए जो आपको समझने पड़ेंगे एज अ गोलू, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उल्टा उल्टा ही लिख के आ जाओगे. नेक्स्ट, जब इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करोगे, मैंने कोई आंसर नहीं बनाया, खाली कीवर्ड्स के सेंट्रिक आपको समझा रहा हूँ. आई हैव नॉट मेड एनी मॉडल आंसर और अ फॉर्मेट आंसर. मैं नॉर्मली ये मॉडल आंसर वाली सिस्टम से थोड़ा अलग चलता हूँ, क्योंकि पहले मैं ब्रेनस्टॉर्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. इनफैक्ट ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आप इसके ऊपर से मॉडल आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना के लिखोगे तो मुझे बड़ी आनंद होगा, मुझे बड़ा खुशी होगा कि भाई आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो. अब जैसे यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको इंट्रोडक्शन में ही भक्ति मूवमेंट के साथ लिंक अप कर देता, क्योंकि लिटरेचर इज एन आउटकम ऑफ द भक्ति मूवमेंट, राइट. तो मैं लिख देता व्हाट इज भक्ति मूवमेंट, कि 7वीं शताब्दी से लेके तकरीबन 17वीं शताब्दी तक, फ्रॉम 7 to 16 सेंचुरी और 17 सेंचुरी, अर्ली मिडिवल और मिडिवल इंडिया में एक सोशियो कल्चरल मूवमेंट या सोशियो कल्चरल और रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे भक्ति मूवमेंट कहते हैं, जिसमें पर्सनलाइज डिवोशन टू गॉड था, सरेंडर टू गॉड था. भक्ति के प्रिंसिपल्स को मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता, और साथों के साथों मैं ये भी बताने की कोशिश करता कि एज अ पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट सैकड़ों भक्ति सेंट्स का इवोल्यूशन हुआ. इन सेंट्स के द्वारा बहुत अलग अलग प्रकार का लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति को भी बहुत बड़ा अफेक्ट किया. ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, सिंपल हो गया, जिसमें मैं शायद मेरे पास समय रहता तो मैं भक्ति प्रिंसिपल्स और टाइप ऑफ भक्ति लिटरेचर को भी शायद इंक्लूड कर देता. नहीं करूंगा तो मैं इसको बॉडी में लेके चला जाऊंगा, पर एटलीस्ट इंट्रोडक्शन के अंदर भक्ति मूवमेंट, उसका टाइम फ्रेम और इमर्जेंस ऑफ भक्ति एंड द भक्ति लिटरेचर, उसको मैं ऑलमोस्ट नहीं करके 50 ईयर्स के अंदर लिखने की कोशिश करूंगा, जिसमें मुझे अगर 2 वर्ड्स इंक्लूड करने हो, 2 लाइनें, तो मैं ये भी लिख सकता कि द भक्ति प्रिंसिपल्स एनकम्पास द आइडिया ऑफ रिलीजियस हार्मनी, इंक्लूसिविटी, टॉलरेंस, पर्सनलाइज्ड डिवोशन टू गॉड, इंक्लूडिंग समटाइम्स सरेंडर टू गॉड in sagun or nirgun way, that is the God with attributes and God without attributes. And the bhakti was preached by different saints in different languages, from Sanskrit, yeah, from Tamil to Marathi to Hindi to Punjabi as well, क्योंकि गुरु नानक जो थे वो पंजाबी भाषा के अंदर बाद में प्रीच करना शुरू करेंगे उनके फॉलोअर्स, एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर, है ना. ये तो मेरा पहला पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट अराउंड. इसको जब मैं आगे लेके जाऊंगा बॉडी के पार्ट में, तो बॉडी में 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. पहला तो मुझे लिखना है नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर, और सेकंड मुझे लिखना है कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर. मैं भक्ति प्रिंसिपल्स को बिकॉज डिस्कस कर चुका हूं, तो भक्ति प्रिंसिपल्स के अंदर डिवोशन टू गॉड, सगुण एंड निर्गुण भक्ति, इन दोनों को मेरे आंसर के अंदर ही, मैं पैराग्राफ के अंदर ही मेंशन कर दूंगा फॉर्मेट के कंटेक्स्ट में ही. उसके बाद मैं टाइप ऑफ लिटरेचर और ये अलग अलग सेंट्स के द्वारा कौन सा टाइप ऑफ लिटरेचर उभर के आया उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. जैसे इस लिटरेचर में पोएट्री आए, प्रोज आए, कपलेट्स आए, कबीर ने दोहे लिखे, नैनारों ने पोएट्री लिखी, राइट. आप देखोगे तुलसीदास जी भक्ति मूवमेंट के समय पे निकल के उन्होंने पूरी की पूरी अवधि के अंदर रामचरितमानस लिखी. तो यू सी वैरायटी ऑफ लिटरेचर.
और फिर उसके बाद आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे नेचर के रूप में आएंगे। अब ये नेचर क्या क्या आएगा, तो मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि भाई ये लिटरेचर में क्या लिखने की कोशिश कर रहे थे। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू शो अनकंडीशनल लव फॉर द डीटी। जैसे नैनारो ने थेवरम लिखने की कोशिश की, अलवारो के समय के अंदर नालरियरा दिव्य प्रबंधनम लिखी गई, जिसमें विष्णु और शिव जी को रिस्पेक्टिवली वर्शिप किया गया, राइट। मीराबाई की भक्ति के अंदर अपने साहित्य में कृष्ण को अपने इष्ट के रूप में माना गया, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो मुझे कोट करने ही पड़ेंगे, विदाउट एग्जाम्पल्स तो मार्क्स नहीं आएंगे। जहां निर्गुण सगुण वे के अंदर ईश्वर को कैसे याद रखा गया, इस लिटरेचर में ईश्वर को कैसे अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई किया गया, इंटेंस कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश किया गया, इस लिटरेचर को कौन सी भाषा में प्रीच किया गया, क्या संस्कृत में थे, क्या तमिल में थे, क्या मलयालम में थे, क्या मराठी में थे। तो आई विल इंक्लूड मोर एंड मोर ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनिंग अबाउट मोर लैंग्वेजेस तो फिर मैं उसकी इंप्लीकेशंस में क्या लिख पाऊंगा, राइट। इनकी थीम ऑफ लिटरेचर में खाली लिटरेचर में ईश्वर को ही याद रखा गया कि इन्होंने रिलीजन को भी क्रिटिसाइज किया, फॉर्म ऑफ वर्शिप को भी क्रिटिसाइज किया। इनकी थीम ऑफ लिटरेचर में क्योंकि नेचर पूछा गया है, बाद में मैं आपको एग्जांपल्स कोट करवाता हूँ, कौन से एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको एक पर्सपेक्टिव वे के अंदर आपको क्वेश्चन दे दूं, वो बेटा ऐसे ही लिखना है। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे तो फर्क पड़ेगा। क्या भक्ति संतों के द्वारा रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया? जरूर से किया गया। क्या रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करने के बाद भक्ति संतों ने एक ऑल्टरनेटिव रिलीजियस वर्शिप को प्रैक्टिस करने की कोशिश की? हाँ भाई की। किसने किया? कबीर के लिटरेचर में। फिर एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। क्या भक्ति संतों ने कास्ट, सोसाइटी, रिलीजन और जेंडर के ऊपर सवाल किया? किया। ये जेंडर के बेसिस के ऊपर से भक्ति साहित्य में अगर आप अंडाल को देखोगे तो अंडाल ने जेंडर की जो एक तरह की वुमेन सेंट्रिक, या मीराबाई को देख लोगे, जानबाई को देख लोगे, तो आपको क्या पता चलता है कि दे गेव दिस ऑल्टरनेटिव ऑफ भक्ति कि इवन वुमेन कैन डू द भक्ति। तो वो उनके साहित्य से निकल के आया। इनके लिटरेचर की थीम के तहत ये ईश्वर को और अपने फॉलोअर्स को कैसे कम्युनिकेट करते थे। इनकी भक्ति की साहित्य की एक खासियत यह है कि दे वर वेरी सिंपल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे गेव वेरी एग्जाम्पल्स ऑफ इट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट नहीं था, तो आपके आंसर में आना चाहिए कि डायरेक्टली कनेक्ट करने की बात करते थे। इनकी एक से अधिक भाषाओं में साहित्य का निर्माण हुआ, और यही भक्ति संत बिकॉज अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, सामाजिक रूप से भी अपर क्लास से बिलोंग करते थे, लोअर क्लास से, लोअर कास्ट से, सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस बैकग्राउंड के हिसाब से। इसके लिए उनके लिटरेचर में उस प्रकार की आपको पर्सनल और साथों के साथों जो एक्सपीरियंसेस थे उसको भी इन्होंने कोट किया है, क्योंकि नेचर पूछा है किस प्रकार का लिटरेचर था, तो ये सब कुछ चीजें आएगा। सेकेंडली, इसी के अंदर आप इसको सेकेंड पार्ट में डिवाइड करोगे और लिखोगे कि अलोंग विद द लिटरेचर इट स्टार्टेड एनरिचिंग द इंडियन कल्चर। ये लिटरेचर की इंपैक्ट क्या हुई? क्या इस लिटरेचर ने भारत में फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन किया? कैसे किया? क्या फिलोसफी के कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि अवधि के अंदर रामचरितमानस लिखने के बाद ऑब्वियस है तुलसीदास जी के द्वारा दार्शनिक पर्सपेक्टिव से राम की एक अलग इमेज उभर के आई, प्रभु श्री राम की। जी हाँ, भक्ति ट्रेडिशन में रामानुजाचार्य ने जब अद्वैत वेदांत दिया, तो क्या अद्वैत वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट के माध्यम से विष्णु जी की एक अलग प्रकार से अलौकिक कल्चर के कंटेक्स्ट में जो अद्वैत विचारधारा है वो पॉपुलराइज हुई? तो नई स्कूल्स ऑफ थॉट निकल के आए, नए संप्रदाय बन के आए।
भाषाओं का निर्माण हुआ, साहित्यों का निर्माण हुआ, इस भक्ति लिटरेचर से ही म्यूजिक और डांस ट्रेडिशन भी निकल के आए। जैसे मराठी भक्ति मूवमेंट में जब अभंग का निर्माण हुआ, अभंग म्यूजिकल लिरिक्स थे पोएट्री के रूप में, जिसमें से संगीत का उद्भव हुआ, जिसे हम लोग भक्ति या डिवोशनल म्यूजिक कहते हैं। सिखों की शब्द में से, गुरुओं की जो शब्द थी, गुरबानी निकल के आई और वहां से संगीत का निर्माण हुआ। भक्ति साहित्य में से भोर गीत बनने शुरू हुए, भोर गीत, और वहां से ही सत्रिया नृत्य का उद्भव हुआ। सत्रिया शंकर देव जो आसाम के भक्ति संत हुआ करते थे, उनके द्वारा निर्मित किया गया। आप देखिए कितने ट्रेडिशंस है। एग्जाम्पल्स में ये खाली कीवर्ड्स है जिसके माध्यम से आपको एग्जाम्पल्स को सोचना। क्या भक्ति साहित्य में से भारतीय कल्चर में इक्वालिटी प्रमोट की गई है? जरूर से की गई है। कैसे पता चला? अगर आप भक्ति लिटरेचर उठा के देख लोगे तो आपको पता चलेगा, विद इन द भक्ति लिटरेचर ऑल द सेंट्स गिव द मैसेज ऑफ सोशल इक्वालिटी। कबीर के दर्शन देख लो, रामानंद के दर्शन देख लो, राईदास के दर्शन देख लो, सोशल हार्मनी, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी, रिफॉर्म्स, एथिकल कंडक्ट दिया भक्ति कल्चर ने, भक्ति लिटरेचर ने इंडियन सोसाइटी को। क्योंकि वो संत समाज के लोग थे, खुद नैतिकता का पालन करते थे। बिकॉज वो खुद नैतिकता का पालन करते थे तो उन्होंने भारतीयों को भी ये दर्शन दिया कि आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए, आपको भी ये दर्शन को, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इंटरेस्टिंगली, ये जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं, जो भी थीम लाइंस में आपको बता रहा हूं, कीवर्ड्स के रूप में आपको बता रहा हूं, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपने उसको एग्जाम्पल सेंट्रिक नहीं लिखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। वो चाहे अलवरों का एग्जाम्पल हो, मराठी भक्ति सेंट्स का एग्जाम्पल हो, कबीर का एग्जाम्पल हो, राईदास का एग्जाम्पल हो, मीराबाई का एग्जाम्पल हो, नानक का एग्जाम्पल हो, दादू दयाल का एग्जाम्पल हो, बासवाचार्य का एग्जाम्पल हो। यहाँ पे है कराईकाल के बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि कराईकाल इनकी ही शिष्य थी। ये भी कन्नड़ा भाषा में कर्नाटका के अंदर बहुत बड़े लिंगायत मूवमेंट को लीड करते हैं, वीर शैव मूवमेंट कहते हैं। और उससे क्या समाज सुधार हुआ है। समाज सुधार के अंदर पाखंडी प्रथा जो थी, बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत सारी सुपरफिशियलिटी थी, तो उसमें रिफॉर्म्स लाए हैं सोसाइटी के अंदर। खाली ये है नहीं कि एनरिचमेंट है, पर सुधार भी लेके आया है लिटरेचर। तो एक ये भी पार्ट आपका यहाँ पे आएगा। तो 2 पार्ट तो आपके ये हो गए, या 3 पार्ट हो गए, भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द एग्जाम्पल्स कोरिलेटेड विद इट। ये पूरे एग्जाम्पल सेंट्रिक आपको लिखने हैं। अब ये लिखने के साथ साथ इसमें स्टूडेंट जब लिख रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है ज्यादातर बच्चों में कि वो स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाते, और जब लिखते लिखते स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाते तो गोल घूम जाते हैं। जैसे ये अपना गोलू है, इसको ट्यूबलाइट बाद में हुई कि पहले इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ना लिखते हुए बाद में उसने डेफिनेशन लिखा और पहले ही कुछ लिखना शुरू कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए। A good answer should have the structure and the flow and the thoughts are to be represented. And whatever examples you are quoting, these are all the examples जो आपको facts के रूप में याद रखे जाने हैं। ये impromptu ऐसे 10 एग्जाम्पल तो याद नहीं रहेंगे आपको। 10 पढ़ के जाओगे तो 2 याद रहेंगे। अभी मैंने आपको इतने एग्जाम्पल और इतना एनालिसिस करवाया, आप कहोगे कि मास्टर इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि एज इट इज तो पूरा का पूरा याद रखना इम्पॉसिबल है। पर ये 15-10 एग्जाम्पल याद करके जाओगे तो उसमें से 2-3 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल आपको रिकॉल हो पाएंगे। पढ़ोगे इतना तो आप इतना ग्रास्प कर पाओगे और इतना उसको रेप्लिकेट कर पाओगे। पर इतना ही पढ़ के जाओगे तो हालत इतनी हो जाएगी और फिर नंबर नहीं आएंगे। एज अ एग्जामिनर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं आंसर लिख रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कॉम्प्लेक्स वे में चीजों को एक्सप्लेन ना करिए। कंट्रीब्यूशन और उसकी नेचर पूछी गई है तो फिलोसफिकल राइटिंग ज्यादा ना करिए, टू द पॉइंट रखिए।
बहुत बार ये होता है कि लोग भक्ति सेंट्स के ऊपर लिख देते हैं कि इन्होंने ये किया ये किया ये किया, वेरस भक्ति सेंट्स का पर्सनल कंट्रीब्यूशन में लिटरेचर और कल्चर सेंट्रिक कंट्रीब्यूशन क्या है उसी तक सीमित रखिए और एक से अधिक सेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन की डिमांड अगर आप मीट नहीं कर पा रहे हो फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जामिनर है आपके जो शीट लेके बैठे होंगे बाद में, ये कहेंगे कि भाई नंबर नहीं देंगे हम क्योंकि आपने क्वेश्चन की डिमांड को मीट नहीं किया, इररिलेवेंट फैक्ट्स लिखी है, कंट्रीब्यूशन ढंग से नहीं एक्सप्लेन किया है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर स्ट्रक्चर ढंग का नहीं है और कंक्लूजन ढंग का नहीं है तो आपको नंबर फिर काट दिए जाएंगे और यूपीएससी कहेगा कि भाई तुम्हें और भी अभी इसके ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है। दोस्तों आंसर राइटिंग इज नॉट वी कैन से टफ थिंग और इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग बट इट इज नॉट अ थिंग ऑफ मीडियोक्रिटी एज वेल। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे तैसे करके अपन कॉलेज में लिख रहे थे और वैसा लिख के आएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं। ऑलवेज सब्सटेंशिएट योर एनालिसिस विद द फैक्ट्स and for facts if you'll read 10 facts around you will be able to recall 5-6 facts जो भी उसके relevant होगी। be relevant, don't beat around the bush, be simple, be straightforward। ये क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर अभी नहीं लिखवाया है और मैं लिखवाऊंगा भी नहीं इस क्लास के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि आप अगर क्वेश्चन की डिमांड और पैटर्न को कैसे डिकोड करना है वो समझ गए हो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप खुद के थॉट्स को लिखिए कि अगर आपको इसको 200 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है तो आप कौन से एग्जाम्पल्स को कोट करोगे और स्ट्रक्चर को और लॉजिकल वे में कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे। समझ गए? इंटेंशन मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको डिक्लेयर करवा दूं या एक बार वो स्लाइड में से पढ़ के बोल दूं कि ये पॉइंट आपको। इंटेंशन मेरा ये है कि मैं आपको एक तरह की क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप करवाने के लिए हेल्प करूं। आई हेल्प यू इन डेवलपिंग द क्रिटिकल अवेयरनेस सो दैट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो इस तरह के सवाल आते हैं, कोई भी सवाल आता है उसको तोड़ के कैसे पढ़ना है। ये हमारी डिकोड मेंस का पहला सेशन था दोस्तों, अभी भी कह रहा हूं। ये सेशन के अंदर हम लोग और भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंटेंशन मेरा ये है कि आज का सेशन तो क्योंकि इंट्रोडक्टरी था तो मैं ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूं, पर मैं खुद भी कुछ क्वेश्चंस को पैटर्न के रूप में देखूंगा, आपको एग्जाम्पल्स के रूप में बताने की कोशिश करूंगा क्या इंक्लूड किया जा सकता है क्या नहीं। आप भी लिखिएगा और बताइएगा कि इस प्रकार के सेशंस हम कंडक्ट करके आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं मोर इन द मेंस एनरिचमेंट। आज पहला सेशन है, इसके लिए खाली एक ही क्वेश्चन लेके आया हूं, बाकी जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, जैसे ये कल्चर हिस्ट्री के रिलेटेड आया है PYQZ, कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस, अमुक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री सेंट्रिक और मॉडर्न हिस्ट्री सेंट्रिक भी, क्योंकि मेंस को लेके वी हैव अराउंड 2 मंथ्स लेफ्ट आउट। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पर इस 1.5-2 महीने के अंदर हम ठीक ठाक आपको हेल्प कर पाए वैसी हम आशा करते हैं। और इसी के लिए हम ये डिकोड मेंस की एक सीरीज़ लेके आए हैं। जैसे प्रीलिम्स के पहले मैं आपके लिए मैराथन लेके आया था, यहाँ आपको मेंस सेंट्रिक PYQs की एनालिसिस करवा के कैसे ब्रेनस्टॉर्म किया जा सकता है, क्या चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उसके बारे में डिस्कस किया है। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर से हमको बताना ना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी मेंस QP का प्रोग्राम अनअकैडमी के ऊपर चालू है, ऑलरेडी हम लोग ने शुरू कर दिया है, जिसमें मैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर करा रहा हूँ। हमारे पास टॉपर्स भी हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है जो आपके लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। ज़रूर से जुड़िए मेंस QP में, या अगर आप UPSC के नए एस्पायरेंट हो तो आप नई बैचेस के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। GS ऑप्शनल दोनों का सब्सक्रिप्शन अभी अवेलेबल है 32,999 के अंदर। इस ऑफर का लाभ जरूर से उठाएगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय PN लाइव कोड यूज़ करना ना भूलिएगा। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।